जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इमरान खान साहब गैर मुल्की दौरे पर हैं। उन्होंने सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस से आज खिताब भी किया। ताशकंद में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें सेंट्रल और साउथ एशिया ममालिक के सरबराहान मौजूद थे। आलमी महाज पर जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, तो आपको बड़ा एक्टिव होना पड़ता है, बड़ा अप टू द पॉइंट जवाब भी देना पड़ता है। और ये ग्रिप बड़े कम लोगों में होती है, बड़े कम आलमी रहनुमाओं में होती है कि वो फौरी रिस्पॉन्ड कर सकें। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़े भरपूर अंदाज से आज ताशकंद की कॉन्फ्रेंस में, सेंट्रल एंड साउथ एशिया जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात की। फिर इस खित्ते में पाकिस्तान का जो रोल है, उसमें पाकिस्तान का पुरअमन होना ज़रूरी है और उसके लिए कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात की। हिंदुस्तान के जो नापाक अज़ाइम हैं, उस पर भी तमाम सेंट्रल एंड साउथ एशिया के जो सरबराहान थे ममालिक के, उनको बताया। अशरफ गनी साहब जो सदर अफगानिस्तान है, जब उनकी बारी आई तो उन्होंने पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया आजकल जो खाना जंगी है, और साथ में ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि अशरफ गनी साहब जिनकी इंटेलिजेंस ना होने के बराबर है, जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास नेटवर्क ही नहीं है काम करने का। अशरफ गनी साहब को अपने महल के बारे में नहीं पता होता कि उनके महल में, उनके ऑफिस में क्या हो रहा है, लेकिन अशरफ गनी को यह पता लग गया था कि पाकिस्तान से 10,000 लोग बकौल उनके वो दाखिल हुए अफगानिस्तान के अंदर और वो तालिबान का साथ दे रहे हैं, बदअमनी फैला रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए ख्वाह नहीं है, ना ही कोशिश कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने इसका उसी फोरम पर जवाब दिया और उन्हें बताया कि हमने किस तरह अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी और अभी तक दिए हुए हैं। तकरीबन 25 लाख अफगान मुहाजिरीन आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। किस तरह जो 20 साल जंग रही और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए कोशिश की। इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए पाकिस्तान को किस हद तक सेक्रीफाइस करना पड़ा, ये भी अशरफ गनी को उसी वक्त बता दिया। ये भी बता दिया कि 20 साल जो अफगानिस्तान की जंग थी, उसमें पाकिस्तान का जो करोड़ों अरबों डॉलर का एक नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हुई है, उसमें उसकी वजह भी अफगानिस्तान था। ये भी अशरफ गनी को बता दिया उन्होंने। और साथ में ये भी बता दिया कि अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई, जिसकी वजह से 75,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें गंवाई। ये सारी चीज़ें उसी वक्त अशरफ गनी को, बल्कि पूरी दुनिया के सामने अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। और वो अशरफ गनी एक्चुअली अपने दोस्त नरेंद्र मोदी की ज़बान बोल रहे थे, तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन उस पर रिस्पांस भी कर दिया, जो कि एक बड़ा अप टू द पॉइंट रिस्पांस था। ना एग्रेसिव थे, ना वो जोश में थे, फैक्ट्स बयान करते रहे इमरान खान साहब, जो कि बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया आलमी दुनिया को। और आलमी दुनिया ने इस बात को इंडोर्स भी किया कि इमरान खान साहब जो बातें बता रहे हैं वो एज परफेक्ट हैं। और दूसरी बड़ी बात जो आज हुई, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गैर मुल्की दौरे पर होते हैं और किसी ऐसे दौरों पर हों जहाँ दुनिया भर के दीगर ममालिक के लोग भी, सरबराहान भी मौजूद हों, तो वहाँ हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो बड़ा टारगेट कर रहा होता है। तो उन्होंने पूरा बबल जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द था, हाई ऑफिशियल्स भी वहाँ पे मौजूद थे, वफाकी वज़रा भी उनके साथ थे, तो उनको उस बबल को ब्रेक करते हुए हिंदुस्तानी सहाफ़ी इमरान खान साहब तक पहुँचा और इमरान खान साहब को आवाज़ दी कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमरान खान साहब का ज़र्फ देखिए कि इमरान खान साहब बाउंड नहीं है, क्योंकि ही वाज मूविंग, जब भी एग्जेक्टिव मूव कर रहे होते हैं और उनके साथ उनका स्टाफ और वफ्द मूव कर रहा होता है, तो कोई उनके लिए रुक कर जवाब देना लाजिम नहीं होता। वो प्रेस डेस्क होता है जिस पर जाकर उन्हें जवाब देना होता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब रुके, उस सहाफ़ी का सवाल सुना और फिर सहाफ़ी को जवाब भी दिया। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान चाहता है अमन भी हो, बातचीत भी हो, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दी भी करता है। सहाफ़ी ने वही सवाल उठाया जो आरएसएस पूछती है, जो आरएसएस की सियासी जमात बीजेपी पूछती है, नरेंद्र मोदी पूछता है। तो सहाफ़ी ने भी वही डिक्टेटेड सवाल इमरान खान साहब से पूछा और इमरान खान साहब ने उसका जवाब बड़े जामे अंदाज में दिया कि हम तो चाहते हैं बातचीत हो, हम तो हिंदुस्तान से बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि आरएसएस जो है वो बरसरे इक़्तिदार है, आरएसएस का नज़रिया इतना स्ट्रांग हो चुका है जो कि हमारे अमन के प्रोसेस को डैमेज कर रहा होता है। तो ये बड़ा अच्छा था आज, कहीं ना कहीं इसको खारजा महाज पर एक सक्सेस भी कह सकते हैं। एक मुतहर्रिक जो हमारी पॉलिसी है, जिसमें बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर किसी से पूछे फ़ौरन
अपना मौक़िफ़ बयान करना होता है और वो बड़ा बड़ा इम्पैक्टफुल होता है और वो इम्पैक्ट आज पूरी दुनिया के सामने इमरान खान साहब ने दिया। तो इसके लिए तो डेफिनेटली बनता है वेल डन इमरान खान। लेकिन मुल्क के अंदर जो बढ़ती महंगाई है हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हैं। फिरदौस साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैं बाकी आज के टॉपिक्स पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आज जो इमरान खान साहब ने ताशकंद में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और मैंने जो बातें की जिसमें अशरफ गनी साहब के को भी रिस्पांस किया, उन्होंने हिंदुस्तानी सहाफ़ी को भी रिस्पांस किया, ज़रा इस पर कमेंट कर दीजिएगा। ये बड़ा एक इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को कि आलमी फोरम पर जहां हमें बदनाम करने की कोशिश की जाती है वहां एक फ़ौरन एक रिस्पांस जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जाना चाहिए। फिरदौस साहब की आवाज़ नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सवाल मुझे नहीं सुनाई दिया था कि आपने मुझसे पूछा है। मैं समझता हूं कि खान साहब जब भी बोलते हैं इस अफगानिस्तान के मसले पे तो वो अपनी बुनियादी सोच रखते हैं, उसी के लिहाज से बोलते हैं। उन्होंने हमेशा ये स्टैंड रखा है कि जंग इस मसले का हल कभी नहीं, और इसीलिए जब अमेरिका के ऊपर से भी प्रेशर आया था तो स्टेटमेंट दिया गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की जामे पॉलिसी है कि वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस बट नॉट पार्टनर्स इन वॉर। और उस जुमले ने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की अफगान पॉलिसी को डिफाइन कर दिया। जब ये पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने बड़ा सादा जवाब दिया, जो अफगानी चाहते। और अब जो आज उन्होंने जवाब दिया है वो पाकिस्तानियों की दिलों की आवाज है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम अमन के ख्वाह हैं, हम अपने तमाम हमसायों के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ नली आंख से देखेगा तो हम उसको जवाब भी दे सकते। आपको याद रखना चाहिए कि फरवरी में जब उनके जहाज गिरे थे, इमरान खान साहब ने 48 घंटे के अंदर अंदर उनके पायलट को वापस भेजा, इससे कि हम अपनी अमन की ख्वाहिश का इजहार कई तरीकों से कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। और मैं आता हूँ, मैं अगले सवाल पे भी आता हूँ। मुझे रिस्पांस आपका मिल गया इमरान खान साहब के आज के रिस्पांस पे जो उन्होंने ताशकंद में किया। निसार अहमद चीमा साहब, ओवर टू यू सर, कि इमरान खान साहब ने जिस तरह अशरफ गनी साहब को और हिंदुस्तानी सहाफ़ी को जवाब दिया, ये एक बड़ा पॉजिटिव भी है, एक पॉजिटिव जेस्चर भी है और लोग इसको बड़ा सराह रहे हैं। ऐसे ही आलमी फोरम्स पर जाकर पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ भी देना चाहिए और फौरी रिस्पांस जिसको कहते हैं वो भी होना चाहिए। सर देखिए, पाकिस्तानी कौम की ये तवक्को ये है कि उनका कोई भी हुक्मरान हो वो पाकिस्तान का केस जो है बिल्कुल मजबूती के साथ, पूरे एतमाद के साथ पेश करे, और उसमें वो जो है कोई इस तरह का कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात ना हो, अपोलोजेटिक ना हो, उसमें ये कोई डिफेंसिव ना हो। देखिए, गुजारिश ये है कि जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो ये है कि ये आखिर क्या वजह है कि ये इमरान खान साहब का ये बयान पूरी कौम की समझ में नहीं आता कि जी तालिबान ने अगर ये काबुल पे कब्ज़ा कर लिया तो हम अपने बॉर्डर क्लोज़ कर देंगे। यानी मेरी समझ में तो कम से कम नहीं आया, पूरी कौम की किसी की समझ, फिरदौस शमीम नकवी साहब की समझ में आए तो बता दें। बात ये है कि क्या ये है कि ये अफ़गान कौम के का हक नहीं है कि वो जो भी ये है कि उनका हुक्मरान आए हम ये कि उसको तस्लीम करें। ये कि ये क्या वो जो है कि क्या हमने कोई शर्त कहीं रखी है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड को आएगा तो हम उसको तस्लीम करेंगे? क्या आपको याद नहीं है कि प्रेसिडेंट मुर्सी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था इजिप्ट का, जब उसको टॉपल करके फौज आ गई तो ये है कि ये उनको नहीं, चीमा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पे फिरदौस साहब रिस्पांस कर दीजिएगा। लेकिन अभी स्पेसिफिकली जो मैं इमरान खान साहब के रिस्पांस पे पूछ रहा हूं कि लोग ये कहते हैं कि पहले के जो हमारे वज़ीर आज़म थे वो इस तरह रिस्पांस नहीं करते थे ऑन द स्पॉट फौरन। वैसे ये फरमाइए, कौन से लोग कहते हैं? पीटीआई के लोग कहते होंगे, बाकी कौम तो समझती है, बाकी कौम तो कहती है कि जी इमरान खान साहब मेहरबानी करके जो भी बात करें सोच समझ के करें और यू टर्न ना लें। अच्छा, पहले भी इसी तरह रिस्पांस दिया जाता था? बिल्कुल देता, कौन नहीं देता था? आपकी गवर्नमेंट में खारजा पॉलिसी में बड़ी तनकीद होती थी ना सर। कौन तनकीद? ये जो हैं ये हमारे दोस्त पीटीआई वाले ये तनकीद करें तो करते रहें जी। बाकी कौम तो बिल्कुल मुतमिन थी जी हमारी खारजा पॉलिसी से। सर तालिबान क्या हमारे दौर में
किसी हुकूमत को ये बीजेपी की हुकूमत रही है इंडिया में, किसी हुकूमत को आज तक ये जरूरत हुई है कि आर्टिकल 370 रिवोक कर दे? नहीं, वो आपके डर की वजह से चेंज नहीं करना। नहीं, क्या वजह थी? उन्होंने समझा कि ये कमजोर सी हुकूमत है, उस तरह ये फौरी तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। अच्छा चीमा साहब, जब खारजा पॉलिसी की बात होती है तो अफगानिस्तान और कश्मीर को सामने रखते हुए आप इमरान खान साहब की खारजा पॉलिसी को और अपनी गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी को कहां देखते हैं? इक्वली चल रही हैं दोनों या इमरान खान साहब की बहुत अच्छी? देखिए बात यह है कि तकरीरें जो है, तकरीरें बड़ी अच्छी उन्होंने की, जनरल असेंबली तकरीर उनकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन कौल और फेल में बहुत बड़ा तजाद है। क्या आपको याद नहीं है कि ये 22 करोड़ अवाम में ये वाहिद शख्स थे हमारे वज़ीर आज़म साहब खैर से जिन्होंने मोदी की फतह की ख्वाहिश का इज़हार किया। हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है अंदाज़ा कर लें कि ये जो है शाह महमूद कुरैशी साहब उन्होंने फरमाया कि आर्टिकल 370 जो है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जब तक वो अनडू नहीं करते जो रिवोक उन्होंने किया, हमारी उनसे बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि जनाब ये तो उनका अंदरूनी मामला है। बिल्कुल ठीक। फिरदौस साहब जरा इस पर रिस्पॉन्स कर दीजिए कि आपकी खारजा पॉलिसी से अपोजिशन मुतमईन नहीं है, खासतौर पर जब अफगानिस्तान के मसले की बात की जाती है तो आजकल ये बात हो रही है कि देयर शुड बी अ पॉलिटिकल कंसेंसस इन पाकिस्तान एज वेल, जिस पर आपकी पार्टी बात नहीं कर रही वफाक के अंदर। सर इस पे भी होना चाहिए। दूसरा, कॉल और फेल में तजाद पाया जाता है। अगर हिंदुस्तान कोई इकदाम करता है कश्मीर के ऊपर तो वो इसलिए करता है, अपोजिशन ये कहती है, वो समझता है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट वीक है तो वो कुछ भी कश्मीर में कर दे तो कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं आएगा पाकिस्तान की जानिब से। जी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वीक करने वाले कौन? नहीं, गवर्नमेंट वीक है कि नहीं? नहीं, पहले तो इसका जवाब दे दे कि जब से यह हुकूमत आई मार्चेस कौन कर रहा है? कश्मीर का कॉज उठा तो उसके बाद मिलियन मार्च किसने निकाली? जमीयत उलमा इस्लाम को किसने फंडिंग की कि वो इस्लामाबाद के ऊपर जो 10 मिलियन मार्च करने पहुंच रहे थे वो किसने की? और जो इन्हें चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल चले और ये अपनी पार्टी के उस कायद को बचाने के अंदर लगे हुए हैं जिसने हर मसले का हल कतरी खत रखा। और हम ऐसे वजीर आजम को पसंद ही नहीं करते जो पर्ची अपने सामने रख के बैठ के अमरीकी सदर से बात, जिसको इतना खौफ हो कि फॉरेन मिनिस्टर ही उसने नहीं कोई अपने पूरे दौर में रखा। और ऐसे लोगों को अच्छा फिरदौस भाई एक बड़ी खानदान के ताल्लुकात जैसे जैसे ताल्लुकात हैं और रिश्ते हैं हिंदुस्तानियों से, वो तो मैं बयान भी नहीं करना चाहता, बिलो द बेल्ट समझता हूँ, इसलिए मैं वो बयान भी नहीं करूंगा। लेकिन चोर की ताड़ी में तिनका जरूर है, तो मैं इन्हीं पे छोड़ देता हूँ। मैं समझता हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट फिरदौस साहब एक चीज क्लियर कर देना सर, एक चीज क्लियर कर दे साहब। एक मिनट जी एक मिनट। हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि हमने इंडिया के साथ न ट्रेड करना है न डायलॉग करना है जब तक वो कश्मीर के अंदर से काला कानून खत्म नहीं। इंडिया क्लियर हो गया। अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दी। सीपैक और चाइना की तरफ और एशियन पावर्स का हम जो रीजनल जो अलायंसेस कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी जो करीबी रिश्ता और ताल्लुक टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया से हम बढ़ा रहे हैं, वो है हम सारी दुनिया को एक पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तानी अमन में यकीन रखते हैं और अमन के साथ जो है जीना चाहते हैं, और हम टेररिज्म को ना हम टेररिज्म को सपोर्ट। बिल्कुल इसके अंदर और उनको एम्बिग्यूटी रह गई है। मैं बयान कर रहा हूँ, अगर इनको किसी चीज से इख्तिलाफ है तो बोले कि ये जो बुनियादी प्रिंसिपल्स है उससे ये एग्री नहीं करते। यही हर मैं इस पे चीमा साहब रिस्पॉन्स करेंगे। आजिज जामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं ज्वाइन कर चुका हूं। आजिज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर इमरान खान साहब की खारजा पॉलिसी को किस नजर से देखते हैं? जिस तरह ताशकंद में आज उन्होंने पाकिस्तान का मौकिफ बड़े भरपूर अंदाज से डिफेंड किया, क्या वो काबिल तारीफ है? क्योंकि लोग तो उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा कि इमरान खान की खारजा पॉलिसी कैसी है, तो आई एम वेरी सॉरी कि ये इमरान खान की तो खारजा पॉलिसी है नहीं। इमरान खान साहब जाते हैं, नुमाइंदगी करते हैं मुल्क की, और वो बात भी करते हैं। बात करने की तो हद तक तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मगर इख्तिलाफ ये है कि जब वो अमेरिका में गए और उसके बाद कश्मीर के हवाले से क्वेश्चन मार्क है उनकी सारी खारजा पॉलिसी का
कि कश्मीर के ऊपर जो इंडिया का कब्जा है उसके खिलाफ क्या बात हुई। मतलब उन्होंने कहा कि जुमे के रोज जो है जुमा नमाज पढ़ने के बाद कौम बाहर आएगी, और एक ही बार मेरे ख्याल में ऐसा मौका आया सर आदिल साहब एक ही बार कहा था शायद। अदरवाइज खारजा पॉलिसी और इमरान खान दो अलग अलग चीजें हैं। तो आपने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब देने की कोशिश किया। नहीं, वो शायद एक दफा कहा था इमरान खान साहब ने कि एक ही दफा धूप में खड़े होना है सर। चलो मैं आपकी बात मान देता हूँ। मतलब मुझे लगता ही है, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है एक ही दफा कहा हो, मुझे भी लगता है कि शायद उन्होंने कहा था कि एक दफा खड़े होना है। हाँ, तब मैंने कहा ना, जब आपने लफ्ज इमरान खान इस्तेमाल किया और खारजा पॉलिसी का आपने जो बात की उसके हवाले से मैंने बात की। को बात करने की हद तक इससे पहले भी रियासत के सरबराहान जो हैं वो गए हैं बहुत ही मरतबा, और इस तरह के मौक़िफ़ जो हैं वो नेशनल प्लेटफार्म पे रख चुके हैं हम, इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे। तो मसला ये है कि हम कह के आते हैं उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल सही। चीमा साहब, ओवर टू यू सर। ये एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस पे जरा आप रिस्पांस कर दें, क्योंकि आपकी पार्टी लीड कर रही है नेशनल असेंबली में। धामर साहब से मैं पूछूंगा अफगानिस्तान के मसले को लेके। दूसरा, अगर वो नवाज शरीफ साहब वो पर्ची ना पकड़ते तो सर ये इतनी बातें ना सुनना पड़ती, बार बार उसी पर तनकीद होती है सर। देखें, बात यह है कि एक तो यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये एक यानी एस्टेब्लिश नॉर्म्स में से एक है कि आप तकरीरें भी लिखी हुई पढ़ते हैं, और ये बहुत बेहतर है उससे कि आप लूज टॉक करते रहें। आप ये कि जर्मनी और जापान को मिलाते रहें, उनके बॉर्डर मिलाते रहें, आप बेशुमार चीज़ें इस तरह की करते रहे। आप ये है कि लूज टॉक इस तरह की करें, ईरान जाकर कहें कि पाकिस्तानी सरजमीन आपके खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही। आप ये कहें कि जनाब अलकायदा के दहशतगर्दों को ISI ने ट्रेनिंग दी। क्या उससे बहुत बेहतर नहीं है कि आप लूज टॉक करने की बजाय सोच समझ के लिख के आप बात करें? लेकिन यह कि इसमें देखें दूसरी बात जो है, देखें गुजारिश ये है कि मैंने पूछा है, आप नकवी साहब से पूछें कि आपके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। पहले पूछें सही कि आप ये इत्फाक करते हैं उनसे? अगर नहीं करते, अगर उन्होंने गलत बात की है तो क्या वज़ीर आज़म साहब ने उनका इत्साब किया है? उनको क्या, उनको ये है कि क्या वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर में एक पेज पे ही नहीं है, एक पेज पे ही नहीं है। वो कहते हैं आर्टिकल 370 उनका अंदरूनी मामला है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जब तक आर्टिकल 370 जो रिवोक किया है उसको अंडू नहीं करते 5 अगस्त। भाई ब्रेक पे जाना है, कमेंट करते हैं, वो कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप मिस इन्फॉर्मेशन आप बोल दें, आप लिख के चले जाएं ताकि आलमी फोरम पर एक फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्यूरेट होने चाहिए। 30 सेकंड में कमेंट कर दें इस पे। देखिए, पहली चीज तो अजीज आमरा साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बेहतरीन तकरीर में यूनाइटेड नेशंस की वो तकरीर थी जो फॉल ऑफ ढाका से पहले दी थी, उस पर अमल किया उन्हीं ने। और जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ सेटलमेंट हुआ तो कश्मीर जो कि एक मल्टीलैटरल इशू था उसको बायलैटरल पे सिमला अकॉर्ड में मान लिया। आज क्या हम उसका पछतावा नहीं भुगत रहे? तो ये छोड़ दीजिए तकरीर और अमल के दरमियान का फर्क। और जहां तक इनका ताल्लुक है, फॉरेन मिनिस्टर रखते तो पता चलता था। मेरे ख्याल से वो जो कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा वो पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी वो है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैबिनेट तय करते हैं। और मैं समझता हूँ कि शाह साहब ने गलत कहा। एक मैं ये नहीं कह रहा, जो कोट कर रहे हैं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। वो जिस तरीके से सवाल पूरा आप लेके आएंगे और देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शाह साहब एक सीजन आदमी, शाह साहब लूज स्टॉक पे यकीन में नहीं रखते। तो मैं ये बात इनकी टोटली डिनाई करता हूँ। ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट अगर कोई बात कोट करेंगे तो मैं उसको मानने को नहीं तैयार। पाकिस्तान की एक ही वाज़ेह पॉलिसी जो पाकिस्तान कैबिनेट ने अप्रूव की हुई है। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद इस मुल्क में बढ़ती पर जरा बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। एंड हम जरा बात करेंगे, ब्रेक से पहले तो हम जरा इमरान खान साहब का जो ताशकंद का दौरा था उस पर बात कर रहे थे, लेकिन अब जरा बात करेंगे मुल्क के अंदर महंगाई पे, क्योंकि कल एक बड़ा शोर था जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को यकदम बढ़ा दिया गया था, और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। तो दो तरह के एतराज थे। एक तो कि ये टैक्स क्यों लगाया गया, आवाम को बताना चाहिए, और दूसरा ये कि भाई ईद आ गई है तो थोड़ा रोक लिया जाए। मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत थी तो हर 3-4 दिन के बाद ना एक आ जाती थी समरी। शुरू में तो नवाज शरीफ साहब उसको साइन कर दिया करते थे, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा यार ये क्या तुम हर हफ्ते लेके आ जाते हो,
तो उन्होंने कहा जी टैक्स हमें चेंज करने होते हैं, डॉलर चेंज हो रहे होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई इसको 15 दिन पे ले जाओ, फिर उन्होंने कहा कि 1 महीने पे ले जाओ। तो इस वजह से अब 15 दिन और महीने का, और प्राइम मिनिस्टर के पास मार्जिन होता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर चाहते तो वो ईद का स्किप कर सकते थे। नवाज शरीफ साहब ने भी कई दफ़ा स्किप किया, खान साहब ने भी कई दफ़ा स्किप किया कि खान साहब ने कहा कि नहीं बहुत महंगाई है, इसको नहीं करना अभी। तो ओगरा ने वो सबरी वापस ले ली। तो खान साहब चाहते तो ये कर सकते थे, पता नहीं क्यों खान साहब ने ईद पर इतना बड़ा महंगाई का एक बॉम्ब जो है वो आवाम पर गिराया। अब दूसरी जानिब ये हुआ कि ईसीसी ने चीज़ें महंगी कर दी, और वो चीज़ें कौन सी हैं जो आप और मैं रेगुलर यूज़ करते हैं। ईसीसी ने जी जो चीज़ें महंगी की हैं उसमें आटे का थैला है जो कि 150 रुपये तकरीबन महंगा कर दिया गया। चीनी 1 किलो 17 रुपये महंगी कर दी गई है। इसी तरह घी की कीमत में 90 रुपये फी किलो का इजाफा है। ये तो मैंने उस खबर को दोबारा चेक किया, रिपोर्ट को चेक किया, प्रोड्यूसर से कहा कि वाकई ये बात सच है कि घी 90 रुपये किलो महंगा हो गया। और ये कौन कर रहा है? इसी से ये चीज़ें महंगी अप्रूवल दे रहा है कि महंगी कर दो। चीनी बता चुका हूँ, यूटिलिटी स्टोर पर अब 68 रुपीज़ की बजाय 85 रुपये में मिलेगी। और इसी तरह घी जो है अब आपको नाज़रीन 170 रुपये की बजाय 260 रुपये किलो मिलेगा। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें कल रात से महंगी हो चुकी हैं। तो एक कैलकुलेशन मैंने की, आज की डॉलर की कीमत को रखूं और जिस कीमत पर पाकिस्तान पेट्रोल डीजल बर्न्ट ऑयल खरीद रहा है, अगर उसको मैं सामने रखूं तो 78 रुपये उसकी कीमत बनती है कि वो पेट्रोल पंप पर अवेलेबल होना चाहिए। 35 रुपये एस्टिमेटेड टैक्सेस हैं जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने हैं। तो 78 और 35 को जमा करिए तो ये 113 रुपये बनते हैं। तो ये जो नई कीमत का ओगरा ने लगवाई है, जिसकी में 5 रुपये 40 पैसे इजाफा किया है, वो किसी कैलकुलेशन में नहीं आ रही। तो आवाम को बताना चाहिए कि जो तो इतने रुपए आप लोग ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, टैक्स 35 रुपये ऑलरेडी है, तो ये किस चीज़ का, ये आपको और मुझे पता होना चाहिए। और इसी तरह जब शुगर इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसने बताया था कि जब 1 रुपये अगर चीनी महंगी की जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि 5 अरब रुपए आप जायद वसूल कर रहे होंगे। तो अब अगर 17 रुपये महंगी हुई है तो 1 रुपये के अगेंस्ट वो होती थी तकरीबन 5 अरब, तो जब 17 रुपये होगी तो ये 85 अरब रुपए तकरीबन हो जाएगी। तो ये बड़ा क्रॉनिक पॉइंट है, इसका बैलेंस जो है वो आवाम को देना चाहिए। ईद पे महंगाई क्यों हो रही है? फिरदौस साहब, मैं आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जरा डॉक्टर साहब इस पे कमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब कि महंगाई सर बदकिस्मती ये है कि इस तरह के ये मुल्क जो है ये ऐसे लगता है जैसे खिलाड़ियों और नाड़ियों के हवाले कर दिया गया है, और उनकी नाली और बदइंतज़ामी और आवाम का ये कोई वो जो जैसे होता है कोई दर्द महसूस करने वाली बात ही कोई नहीं है। उसकी वजह से पूरी कौम सजा भुगत रही है। देखें महंगाई क्या पहले कम थी, जो इन्होंने और बम गिराए हैं। जो आपने कहा कि ये ईद को स्किप कर देते, ईद का मौका, ईद के ऊपर जो इन्होंने जख्म लगाया पूरी कौम को। देखें बात ये कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का मतलब ये कि हर चीज की कीमत बढ़ेगी, हर चीज बढ़ा दी ना सर, चीनी, आटा, घी, बता क्या ये कि ये मैं तो उनसे पूछता हूँ कि आवाम का जीना आपने पहले ही मुश्किल कर दिया है। फिर वो ख्याल आता है, वो सवाल आता है ज़हन में कि कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कब आपको चैन आएगा, कब आप आवाम के ऊपर ये जुल्म करना बंद करेंगे। कभी तो खुदा का खौफ करें, और आवाम की ये जो आहें हैं, आवाम की बद्दुआएं आपको ले डूबेंगी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ। और देख लीजिएगा कि इनका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा जो आवाम के साथ ये कर रहे हैं। आपने एक बजट दिया, बजट में तो हमें अपेरेंटली टैक्सेस नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अपोजिशन ने बार बार कहा कि टैक्सेस हैं, ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे और बाद में करेंगे, और वैसा कुछ हो रहा है सर। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और वो टैक्स क्यों लगाया है वो समझ ही नहीं आ रहा, किसी को बताया नहीं जा रहा कि 5 रुपए 40 पैसे बढ़ाया तो किस वजह से बढ़ाया। जो रेगुलर चीजें इस्तेमाल की वो महंगी कर दी सर। जी फिरदौस साहब, मेरे ख्याल से हर चीज की वजह भी होती है, समझाई भी जा सकती है, मैं ना मानू वाली भी होती है। महंगाई कोई हुकूमत नहीं चाहती, लेकिन कुछ चीजें मजबूरी हो। पहली चीज मेरे ख्याल से आपकी जो कैलकुलेशन आपने डीजल पेट्रोल की बताई है, उसके अंदर आपका ब्रेकअप में कुछ सुकम है, यानी कुछ उसकी आपकी एनालिसिस दुरुस्त नहीं है। बिकॉज ये मुझे अगर आप ये देखें कि जो टैक्स की शरह है वो 9% है, 70% हुआ करती थी एक वक्त पे, और बाकी जो आप भूल गए वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूशन का मार्जिन है, वो सारी चीजें जब ऐड करते जाएं वो 4.5% है सर। ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है ये बिल्कुल
इसमें थोड़ा बहुत कोई पैसों का फर्क हो सकता है कि रुपीज 35 टैक्स रुपए। क्या है इस पे? टैक्स कितना है? सेल्स टैक्स कितना सर इस है? 35 रुपए में 82% टैक्स है। सर चलिए मैं आपको प्रोग्राम के बाद इसका जो है ब्रेकअप मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम से भेज देता हूँ और उसमें आप देख लीजिएगा। इसको बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, बट बुनियादी तौर पे इस वक्त ये जो टैक्सेस है वो लोएस्ट लेवल पे हैं जो प्रीवियस है। दूसरी, हम एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में रह रहे थे। हमने ये फैसला 15 दिन पे कीमतें रिवाइज करने का उस वक्त किया था जब ये एकदम से क्राइसिस हुआ था, ड्रॉप इन प्राइसेस और फिर एकदम से इंक्रीज इन प्राइस, जिसके ऊपर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे थे। तो उसकी वजह से ये 15-15 दिन पे प्राइस रिवीजन का फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया कि उससे ये शॉक्स जो हैं वो नहीं नजर आएंगे और वो होगा। हमारे इस पीरियड के अंदर 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है फ्रॉम 154 पे पहुंच गया था, उससे अब ये 159.5 पे पहुंचा हुआ है, तो 5.5 रुपए वो इम्पैक्ट आया। ऑयल की कीमतें अगर आप 15 दिन पहले की देखते तो क्योंकि ये ऑयल 15 दिन पहले बुक होता है, वो जो प्राइस है उसको देखें, आज की करंट प्राइस। सर आपके जस्टिफिकेशन बड़ी टेक्निकल है सर, मैं ठीक होंगी सर, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा। फिरदौस साहब पॉइंट, अगर हम सियासी बात करें तो ईद से पहले महंगाई और यकदम ही 5 रुपए सर 2-2 रुपए करके भी तो बढ़ाया जा सकता था, 2 दफा बढ़ा देते। एक मिनट आप एक मिनट मुकम्मल करने दीजिए। अगले 15 दिन के बाद जब प्राइस आएगी पेट्रोलियम की तो मैं समझता हूँ 2 से 2.5 रुपए कम होगी मेरे ख्याल से, और उसके बाद देखेंगे कि प्राइस मार्केट। अब चीनी घी और आटे पे आ जाए जल्दी से की प्राइसेस सर, चीनी घी आटे देखी भी है। जहां तक आटे का ताल्लुक है, आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो पूरे मुल्क में किसानों के डिमांड के ऊपर 1400 से बढ़ा के 1800 की है, तो वो 400 का इजाफा। इसी तरह शुगर की प्राइस जो है आपने फार्मर को 200 रुपए पे लेके गए पर टन, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो चीनी की कीमत पे आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी रूरल इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो रही है इंशाल्लाह। आप ये कह रहे हैं रूरल इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो ये महंगाई, फिर महंगाई तो नहीं होनी चाहिए ना, सादा लफ्जों में अगर हम बात करें, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है तो रेट्स बढ़ रहे हैं सादा लफ्जों में, तो इसका मतलब है महंगाई नहीं है मुल्क के अंदर। फिर सादा लफ्जों में ये नहीं है, सादा लफ्जों में इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं होर्डिंग। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है स्मगलिंग। आपको अपनी कीमतों को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ऐसी रखना है कि उसकी स्मगलिंग इनकरेज ना हो टू अफगानिस्तान और टू इंडिया, इसलिए कि वरना क्या होगा, अगर आपके यहाँ की प्राइसेस सस्ती होंगी तो आपके यहाँ का फार्मर जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है स्मगल। फिरदौस साहब, मुझे अगला सवाल पूछने के लिए मैं कंफ्यूज हो गया हूं ना कि आपकी गवर्नमेंट ने महंगाई कंट्रोल नहीं की, नाकाम हो गई, ये समझूं या ये समझूं कि महंगाई नहीं है क्योंकि इनकम बढ़ रही है? सर दो चीजें आपने बता दी ना। नहीं, दोनों चीजें, महंगाई है और महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए इसमें, और महंगाई हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, ना हमारे अवाम के लिए, इसमें कोई बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही? सर इमरान खान साहब तो बड़े दावे करते थे, ये हुकूमत क्यों ना काम हो रही है महंगाई? मैं तो हैरान हूँ, हमारे भाई मोहतरम नकवी साहब ने जो कुछ फरमाया है, यानी ये कि उसकी जस्टिफिकेशन जो दी है वो बिल्कुल उनके ऊपर वो बात सादिक आती है, उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। वो फरमा रहे हैं कि देखिए अगर ये यहाँ चीज़ों की कीमतें कम होंगी, आपकी तरफ से शेयर ना आया तो बैलेंस नहीं होगा सर। अंदाज़ा फरमा लें कि अगर कीमतें यहाँ कम हुई तो फिर ये कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में ये कि हमारी जो गंदम और इस तरह की चीज़ें जो है आज हमारा स्मगल हो जाएगा। यानी स्मगलिंग रोकने के लिए वो कीमतें बढ़ा रहे हैं, यानी अवाम के ऊपर जो बीत रही है उससे कोई गरज नहीं है। अंदाज़ा फरमा लें ये किस तरह की हुकूमत है, किस तरह की हुकूमत है। मैं कहता हूँ कि देखें नाली और बद इंतज़ामी की इंतहा हो गई है, नालायकी की इंतहा हो गई है। अवाम जो है अवाम के सब्र, इनसे कहें मैं अपनी बारी बात करें, अवाम के सब्र का पैमाना वाकई लबरेज हो गया है। आप बाहर जाके देखें तो सही अवाम जो है, अवाम के ऊपर क्या बीत रही है और अवाम इनको किस नाम से पुकार रहे हैं। अवाम जो इनके लिए ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं हकीकत से मैं आपको बताता हूँ कि मैं वो दोहरा नहीं सकता। यानी वो ज़ुबान के ये है कि वो सच्ची बात है कि इनको वो बद्दुआएं दे रहे हैं।
इनको और इनकी पूरी टीम को और इनके कैप्टन को कि मुझे यकीन है कि अवाम की बददुआएं जो हैं वो ज़रूर रंग लाएंगी और इनसे छुटकारा हासिल होगा। लेकिन सर ये तो बात ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रेट तो बढ़े हैं, गंदुम के भी बढ़े हैं, एक्सपोर्ट प्राइस और शुगर के भी बढ़ाई है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो पैसा जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना, जब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ा रहे हैं आप। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत ये है कि डीएपी खाद जो है, जो हमारे दौर में 24 रुपए में मिल रही थी, एक बैग की कीमत जो थी आज 6000 तक पहुंची हुई है। ये है एग्रीकल्चर सेक्टर का हाल। बाकी चीज़ों का भी यही हाल है। मतलब ये है कि जो अखराजात हैं, पैदावारी अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि किसान की तो कमर टूटी हुई है। फिरदौस साहब ब्रेक पे जाना है। एक चीज तो आपने भी इंडोर्स किया है कि महंगाई इस मुल्क में है। 3 सालों में आपकी गवर्नमेंट क्यों नाकाम रही है सर महंगाई को कंट्रोल करने में? फिरदौस साहब देखिए, बहुत सारी इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ी वजूहात जो शुरू होती है, और वो माजी का जो हमें घड़ा मिला है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट और आपके रुपये को डीवैल्यू करना पड़ा। जो चीज $1 की थी, आज भी अगर $1 की है तो 40 रुपए का तो फर्क उसमें आ गया। और अगर वो चीज जो $1 की मिलती थी उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट पे बढ़ गई $1 से, तो उसका इम्पैक्ट ऑन टॉप ऑफ दैट है। तो जितनी आपकी इंपोर्ट्स हैं वो तो वैसे ही महंगी हो गई, वो कहलाती है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। जितनी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है दैट इज रिलेटेड ओनली टू वन एस्पेक्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी। डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी किस लिए किया गया कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $40 बिलियन का था जी। तो उस करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से डिवैल्यू नहीं करते, रेगुलेटरी ड्यूटीज नहीं बढ़ाते और आप आइटम्स को नहीं लाते, तो ये डेफिसिट बढ़ता रहता और इसको कंट्रोल करना लाजिम था। सर अब तो 3 साल हो गए ना सर, इसाक डार साहब को गए भी तो 3 साल हो गए सर, 3.5 साल। जी तो इसाक डार साहब को गए 3.5 साल हो गए ना, ये तो सारी चीजें आप उनसे लिंक कर रहे हैं ना सर। 3.5 साल बड़ा टाइम होता है। नहीं जी, मैं इसाक डार साहब से नहीं कर रहा, मैं डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी वर्सेस की बात कर रहा हूँ। सर एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, ये डिबेट लंबी हो जाएगी, ब्रेक पे जा रहा हूँ मैं। ब्रेक के बाद जरा कश्मीर करनी नाज़रीन जल्दी से। वेलकम बैक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, इस वक्त मुल्क में सियासत का मरकज कश्मीर इलेक्शन है और कश्मीर इलेक्शन में जो जलसे और रैलियां नजर आ रही हैं वो हस्बे रिवायत मरियम साहिबा क्राउड पुलर भी हैं और उनके जलसे कश्मीर में बड़े भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि नून लीग कश्मीर में दोबारा से हुकूमत बना पाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक टफ टाइम दे पाएगी सर आजाद कश्मीर के अंदर? पहले तो आपकी दरखास्त पूरी कर दूं कि शेर का जवाब शेर से। यार वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। वाह, या दे उनको समझ और या मुझे बयां और। इसका जवाब चीमा साहब ही देंगे सर। मैं आपको सिर्फ ये बयान करना चाहता हूँ जी कि आज मैं आपके प्रोग्राम में मरियम बीबी के खिलाफ एहतजाज करना चाहता हूँ। मादर मिल्लत रेड लाइन क्रॉस कर गई है। वो क्या हुआ सर? वो मादर मिल्लत नहीं है, इस कौम की मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना है और उनके अलावा कोई मोहतरमा अपने लिए ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता, जिस तरह कोई भी अपने लिए कायदे आदम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता। बिल्कुल वो पूरी कौम को जलील कर रही है अपने लिए। मादर मिल्लत बाकायदा पोस्टर छपे और वो आया है। ये उनकी सोच की अक्कासी करती है जो निहायत ही, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि कितनी ये सोच को गिरी हुई सोच कहा जाएगा कि जो पाकिस्तान की ऐसी तारीखी शख्सियात हो उनके नाम को अब वो अपने नाम के साथ जोड़े, वो मैं नहीं समझता वो जायज बात है। जहां तक उनके किराए के $1 गिरा के रुपयों की बारिश करवा के जलसों में लोग जाने की बात है, उनको जिसमें इमरान खान कहीं कश्मीर में जलसा करने पहुंच गए तो आप उस दिन क्राउड देखिएगा। गिलगित बल्तिस्तान में वो घूमी थी, उस वक्त तीन लोगों ने सर्वे किए, गैलप ने किया, पल्स ने किया। उन तमाम सर्वेज में देख लीजिए कि उनसे ज्यादा पॉपुलर लीडर कौन निकल रहा था? बिलावल। और इन सबसे 4 गुना ज्यादा पॉपुलर कौन निकल रहा था?
इमरान खान। बिल्कुल ठीक है। ये मैं टाइम का मैं रिस्पांस लेने दे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब रिस्पांस मादरे मिल्लत का। देखिए नहीं, गुजारिश ये है कि नकवी साहब को गलती लगी है। मादरे मिल्लत बिलाशुबा एक ही हैं और वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना है। मरियम नवाज को फिरदौस साहब मेरे इनसे खामोश। एक मिनट, जब ये पीपल्स पार्टी को हटा के इलेक्शन जीते थे तो ये फेयर एंड स्क्वायर जीते, उस वक्त इनके ऊपर कुछ नहीं होता था। अब हम जो है वो हुकूमत में है तो उनको तकलीफ है। अच्छा जी, गुजारिश ये है, मैं इस तरह गुजारिश कर रहा था कि मादरे मिल्लत एक ही है और वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना है। नकवी साहब को गलती लगी है। मरियम नवाज साहिबा को कभी किसी ने मादरे मिल्लत नहीं कहा, वो दुख्तरे मिल्लत है, वो दुख्तरे मिल्लत हैं और वो कौम की बहादुर और महबूब बेटी हैं। वो दुख्तरे मिल्लत हैं, महबूब दुख्तरे मिल्लत है, बहादुर दुख्तरे मिल्लत है और वो जो है हमारे कायद की बहादुर बेटी हैं। अब कौम उनको मादरे मिल्लत नहीं कहती, दुख्तरे मिल्लत कहती है। आपको मैं आपकी तस्दीक करता हूं। कंफ्यूजन नकवी साहब फिर दूर कर लें आप। आपने मादरे मिल्लत पोस्टर भेज दूंगा, मीडिया में देख लिए, सोशल मीडिया। नहीं, वो किसी ने अगर गलत छाप दिया वो दुख्तरे मिल्लत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि कौम की काबिल फख्र, बहादुर और महबूब दुख्तरे मिल्लत है। नहीं फिर तो चलो तस्हीह होगी ना। नून लीग ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि अगर किसी ने छापे भी हैं तो वो गलत प्रिंट हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा वो सर क्राउड आप लोग अभी भी क्या कश्मीर में किराए पे लोग ला रहे हैं? नकवी साहब तो ये देखिए वो उनको उनसे देखिए, बात ये है, गुजारिश ये है कि उन्होंने ऐसे तासुब की ऐनक पहनी हुई है कि उनको ये कि हमारे वो जो मजमा जो है ना, लाखों के मजमे जो हैं, वो भी उनको ये कि बिल्कुल लगते हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी जलसियां लगती हैं। अपने खाली पंडाल जो बड़े बड़े जलसे लगते हैं। टाइम खत्म हो गया डॉक्टर बस खत्म हो गया। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर निसार चीमा साहब का, फिरदौस शमीम नकवी साहब का और आजिज़ अहमद हमारे साथ थे पहले प्रोग्राम के हिस्से में, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।